नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली न्यूज आई है इंडिया और रशिया के ट्रेड से रिलेटेड। दरअसल हुआ क्या है कि रशिया ने इंडिया को कहा है कि जो उसके ऊपर ड्यूज है, जो रशिया से सामान खरीदा है इंडिया ने, उसके बदले में जो पैसा बाकी है, जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो जल्दी से जल्दी करे इंडिया, नहीं तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो डिफेंस डिलीवरी है उस पर इसका असर पड़ सकता है। यानी कि रशिया से जो डिफेंस के सामान इंडिया को मंगाने हैं आने वाले टाइम में, उसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी वजह से टोटल 28,000 करोड़ का बकाया चुकाया जाना है इंडिया की तरफ से रशिया को, ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो रशिया की डिमांड है कि भाई पैसा चुकाओ अपना, ये कोई हाल की न्यूज नहीं है। पिछले काफी महीने से रशिया लगातार इस चीज की रिक्वेस्ट कर रहा है। दरअसल आप लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर इंडिया और रशिया ने जम के ट्रेड किया, यहाँ तक कि रशिया जो है वो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में आ गया इंडिया के। और ये सब हुआ जब वेस्टर्न कंट्रीज लगातार मना कर रही थी, इंडिया को भी पुश कर रही थी कि आप बिल्कुल ट्रेड मत करो रशिया के साथ, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें रशिया एज अ एग्रेसिव कंट्री मस्ट बी आइसोलेटेड इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने नहीं माना और ये ट्रेड जो है अपना जारी रखा है, और उसी वजह से ये जो इतना ज्यादा ड्यूज है ये बढ़ गया है। इसके बारे में आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरे डाटा के साथ, कैसे मंथ बाय मंथ बेसिस पे इंडिया और रशिया का ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ा और इससे इंडिया को फायदा हुआ कि नहीं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा थोड़ा हम लोग स्विफ्ट सिस्टम के बारे में और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे। बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलने वाला है इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया और उसके बाद से ही इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू हो गया। हालांकि ये जो लड़ाई थी ये सिर्फ दो देशों के बीच में थी, लेकिन इस लड़ाई का जो मेन रीजन था उसने और वेस्ट की मॉरल पुलिसिंग ने इसे पूरे वर्ल्ड के लिए टेंशन बना दिया। सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया वेस्ट ने रशिया पे। ये कहा कि हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं रशिया से उसको बंद करेंगे धीरे धीरे, और रशिया पे हमारी जो डिपेंडेंस है उसको खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ उनने बाकी कंट्रीज को भी, जैसे कि इंडिया, चाइना और वो कंट्री जो इसमें नहीं तैयार थी, जो वेस्ट के पाले में नहीं थी, उनको भी ऐसा करने को कहा। लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने ऐसा करने से मना कर दिया और लगातार अपना रशिया के साथ जो बिजनेस एंगेजमेंट था उसको चालू रखा। ये मंथ वाइज डाटा है इंडिया और रशिया के ट्रेड का। लेफ्ट में एक्सपोर्ट है, टोटल इंडिया ने जितिया है रशिया को, और राइट में इंपोर्ट है इंडिया ने जो रशिया से किया है। फरवरी के अटैक के बाद जब सैंक्शन लगा रशिया पे, उसके बाद 1 मार्च को यूएसए, ईयू, यूके, कनाडा, इन सब ने मिलकर रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम जो था उससे हटा दिया। इसीलिए फिर मार्च के बाद से ट्रेड में दिक्कत आने लगी और मार्च के महीने में इंडियन सप्लायर्स ने इसीलिए अपना जो एक्सपोर्ट था वो कम कर दिया रशिया को, लेकिन इंपोर्ट जो था रशिया से वो नॉर्मल ही रहा। दरअसल जनवरी 2022 में जो मेजर आइटम्स थे इंपोर्ट के जो इंडिया ने किया था रशिया से, वो था मिनरल फ्यूल से रिलेटेड आइटम्स, मिनरल वैक्स वगैरह हो गए। ये टोटल था 655 मिलियन का। ये मत समझ लेना इसमें सिर्फ पेट्रोलियम आता है, और भी बहुत सी चीजें थी इस कैटेगरी में। 655 मिलियन इस पे इंडिया ने खर्चा किए थे। उसके बाद था फर्टिलाइजर 104 मिलियन का, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट्स वगैरह ये सब थे 62 मिलियन के, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन थे 116.45 मिलियन के। उसके बाद ये जो आयरन और स्टील था ये 13.45 मिलियन, प्रोजेक्ट गुड्स वगैरह ये सब थे मेजर आइटम्स। फरवरी में ये थे 269.06 मिलियन, फर्टिलाइजर थे 138.56 मिलियन, एनिमल एंड वेजिटेबल फैट थे 44 मिलियन। उसके बाद प्रीशियस स्टोन के हमारे पास डाटा नहीं है, और ये जो प्रोजेक्ट गुड्स थे ये थे 185.84 मिलियन। मार्च में भी ये डाटा आप लोग देख सकते हैं। मार्च में जो मिनरल्स और फ्यूल्स वगैरह थे वो था 865.18 मिलियन, और फर्टिलाइजर 125.12 मिलियन, एनिमल्स वगैरह के जो फैट्स वगैरह थे वो, और प्रोजेक्ट गुड्स का डाटा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो इंपोर्ट कम नहीं हुए, इसके दो कारण थे। एक तो ये जो मेजर आइटम्स थे जो रशिया से इंपोर्ट कर रहा था इंडिया, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम इंडिया के लिए, जिसके लिए डिपेंडेंट था थोड़ा इंडिया रशिया पे। फर्टिलाइजर के बारे में आप लोग को पता होगा कि रशिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इनको इंडिया ने कम किया नहीं। और दूसरा क्या कारण था कि रशिया का जो वेस्ट में मार्केट था इस वॉर के बाद वो धीरे धीरे कम होने लगा। इसीलिए रशिया ने सोचा कि पहले अपना सामान इंपोर्ट किया जाए, बाद में जो पेमेंट सेटलमेंट होगा उसके बारे में सोचा जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। इसीलिए रशिया ने अपना जो सप्लाई था वो कंटिन्यू रखा। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, इसका मतलब ये जो मिनरल्स वाली कैटेगरी है, इसका मतलब ये मत समझ लेना ये पूरा पेट्रोलियम फ्यूल्स वगैरह ही है। जनवरी में 655 मिलियन का पेट्रोलियम ऑयल्स वगैरह इंपोर्ट किया इंडिया ने, और मार्च में 865.18 मिलियन का। ऐसा नहीं है, इसमें इसके अलावा और भी कई ज्यादा चीजें हैं। अगर सिर्फ पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल्स के बारे में या फिर सिर्फ एनर्जी परचेज के बारे में आपको देखना है तो ये डाटा आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। काफी मेहनत लगी है इसको पूरा बटोर के एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को देने में।
जनवरी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 178.19 मिलियन का क्रूड ऑयल इंडिया ने खरीदा है रशिया से, जो कि 2021 के कंपैरिजन में बहुत ही हद तक सेम था। फरवरी का हम लोग के पास कोई डाटा नहीं है। मार्च में अगर आप लोग देखो तो 343.27 मिलियन का ये परचेज था। अप्रैल में था 866.4 मिलियन का। मई में 1341 मिलियन का। यहाँ पूरा ये डाटा है, आप लोग देख सकते हैं। मार्च में सीधे 100 मिलियन का इंक्रीज हुआ है इसी महीने के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। फिर अप्रैल में तो सीधे 600 मिलियन का इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और मार्च और अप्रैल 2022 के महीनों की अगर हम लोग बात करें तो इन दोनों महीने में ही सिर्फ 500 मिलियन का इंक्रीज हो गया है। फिर मई में 1341 मिलियन, जून में 2362 मिलियन, जुलाई में 2365 मिलियन और बढ़ते बढ़ते फिर ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3 बिलियन को क्रॉस कर गया है। और इन महीनों में अगर आप लोग टोटल इंडिया का ऑयल बिल देखेंगे कि कितना क्रूड ऑयल टोटल इंडिया ने मंगाया है इन महीने में, तो इसका फिगर है 13 बिलियन का। 13 बिलियन का ओवरऑल मंगाया है, जिसमें से 3 बिलियन का सिर्फ रशिया से मंगाया है। तो कितना हुआ ये? 25% से थोड़ा सा कम हुआ मेरे हिसाब से। इतना तेल इंडिया अकेला रशिया से ही मंगाने लगा था। तो कहने का मतलब है ये जो ट्रेड है रशिया और इंडिया का, ये लगातार बढ़ने लगा था। ओवरऑल रशिया से इम्पोर्ट जो है वो भी बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 4 बिलियन का हो गया। और मेन रीजन था इसका रशिया से ऑयल इम्पोर्ट का इंक्रीज होना, और जो एक्सपोर्ट था इंडिया से वो भी बढ़ने लगा धीरे धीरे। और बढ़ते बढ़ते जो पहले का लेवल था वही मैच कर गया। अब दो चीज मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जो डाटा है ये देखो, जो ओवरऑल इंडिया का इंपोर्ट बिल है ऑयल का, वो देखो आप लोग। सिर्फ रशिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से इंडिया ने इतना ज्यादा ऑयल मंगाया है 2022 के साल में। फरवरी में ये वॉर शुरू हुआ था और फरवरी के बाद से, फरवरी में तो 12 बिलियन का इंडिया ने ऑयल खरीदा है ओवरऑल। और ये जो लास्ट ईयर था वो 6.5 बिलियन का खरीदा था। मार्च में 16 बिलियन का इंडिया ने खरीदा है, अप्रैल में 14 बिलियन का, जून में 15 बिलियन का, और इसी महीने में लास्ट ईयर 8 बिलियन का इंडिया ने खरीदा था। कहने का मतलब है कि हम लोग काफी टाइम से ये सुनते आ रहे हैं कि रशिया ने काफी हैवी डिस्काउंट दिया है इंडिया को ऑयल पे, जिसकी वजह से इंडिया काफी अपना पैसा जो है वो सेव कर पाया है। क्या ये जो आर्गुमेंट है ये वाकई में सही है या नहीं? इसका जवाब आप लोग खुद यहाँ से दे सकते हैं। इसका जो जवाब है वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक तरीके से हम लोग को जो सामने दिख रहा है वो तो साफ दिख रहा है कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि सीधे 6 बिलियन का ज्यादा हम लोग को ऑयल बिल पड़ने लगा है। तो उल्टा हम लोग को और ज्यादा अपना जो ऑयल का परचेज है वो महंगा पड़ रहा है। लेकिन इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर रशिया ये डिस्काउंट हम लोग को नहीं देता तो जो ऑयल का मार्केट में प्राइस है उस प्राइस पे हम लोग को करना पड़ता, और ये जो फिर 14 बिलियन का बिल है ये इससे कहीं ज्यादा होता। तो उस तरीके से देखो तो हम लोग को फायदा मिला है। लेकिन जो रियलिटी है वो ये कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमारा जो ऑयल का बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दूसरा, अगर इस चीज को हम लोग जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें ये एक स्मार्ट मूव कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया अगर रशिया से ऑयल नहीं खरीदता है या फिर वेस्ट के बहकावे में आके रशिया के अगेंस्ट में स्टैंड ले लेता और रशिया को क्रिटिसाइज करने लगता उसके इस वॉर के लिए, तो होता क्या कि चाइना तो रशिया से ऑयल खरीद रहा था, वो खरीदता, और ऐसे करके इंडिया और रशिया में और दूरी बन जाती, जिसका फ्यूचर क्या होता हम लोग को पता है कि रशिया आज के टाइम में चारों तरफ से घिर रहा है। सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो इसके अगेंस्ट में आ गई है और इसीलिए इंडिया को सपोर्ट कर रही है कि इंडिया के साथ मिलकर चाइना को कंटेन किया जाए। और चीजें कुछ इस तरीके से हैं कि वेस्ट जिस पाले में खड़ा है, रशिया अपने आप उसके अपोजिट पाले में खड़ा होगा। तो ऐसे में वेस्ट अगर चाइना के अगेंस्ट में खड़ी होंगी तो रशिया जाहिर सी बात है सपोर्ट करेगा चाइना को, और जिससे फिर क्या होगा कि चाइना रशिया के सपोर्ट के साथ एक बड़ा कंपटीटर बन सकता है इंडिया और वेस्ट के खिलाफ, और इन लोग पे भारी भी पड़ सकता है। तो ऐसा करके रशिया का साथ ना छोड़ के इंडिया ने ये इंश्योर कर दिया कि भले रशिया सपोर्ट ना करे इंडिया को, एटलीस्ट वो न्यूट्रल रहेगा ऐसे किसी फ्यूचर में टेंशन के सिनेरियो में। अब यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र आप लोग के साथ 1962 के इंडिया और चाइना वॉर का और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का भी करना चाहता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि 1959 में तिब्बतन अपराइजिंग शुरू हुआ। तिब्बत पे चाइना ने पहले ही कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी तिब्बत के जो लोग थे उनके अंदर एंटी चाइनीज सेंटीमेंट था, इसीलिए वहां के लोग प्रोटेस्ट करने लगे और चाइना ने फिर रिटेलिएट किया, जिसके बाद दलाई लामा जो थे उनको भाग के इंडिया आना पड़ा। दलाई लामा को इंडिया में रहने के लिए अलाउ करने की वजह से और इंडिया का यूएसए के साथ मिलके तिब्बतन जो कॉज है उस पर तिब्बत के लोगों को सपोर्ट करने की वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशन बिगड़ने लगे, और 1959 से ही छोटे मोटे बॉर्डर डिस्प्यूट जो चाइना है वो छेड़ने लगा और काफी ज्यादा बॉर्डर पे टेंशन दोनों के बीचों में लगातार होने लगी। और क्योंकि यूएसए और इंडिया इस समय एक तरफ खड़े थे इसलिए रशिया चाइना को सपोर्ट करने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इस समय रशिया जो है वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट था इंडिया के। कम्युनिस्ट रशिया और कम्युनिस्ट चाइना के बीच जो डिफरेंसेस थे वो ऑलरेडी बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में टेंशन शुरू होने लगी थी। इसीलिए इस टाइम पे रशिया जो है फिर भी चाइना से ज्यादा इंडिया को ही फेवर करता था। इस समय तक दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और रशिया के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी।
इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 1947 में, जब रशिया ने इंडिया में एम्बेसी खोली। उसके बाद फिर 1955 में नेहरू जी ने विजिट किया रशिया को, और इसी साल कुछ महीनों बाद रशिया के जो लीडर थे क्रुश्चेव, वो इंडिया आए। और इंडिया में उनने ये कहा कि हम लोग कश्मीर के मामले में या फिर गोवा के मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं। दरअसल गोवा में इस समय पोर्तुगीज मौजूद थे और वो छोड़ के जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, इसीलिए इनने ऐसा कहा था कि इसके अगेंस्ट में हम लोग इंडिया के साथ खड़े हैं। तो तिब्बत के मामले में तो यूएसएसआर जो था वो सपोर्ट करता था चाइना को, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन होती थी उसमें हमेशा जो यूएसएसआर था वो न्यूट्रल स्टैंड ही मेंटेन रखता था। अब हुआ क्या कि ये अगर जो टाइम है वो आप लोग को याद हो, ये कोल्ड वॉर का पीक था। यूएसए ने इटली और टर्की में अपने मिसाइल रख रखे थे और इन मिसाइल के रेंज के अंदर रशिया आता था, और इसीलिए क्या हुआ कि क्यूबा में इस समय थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिसको हटाने के लिए यूएसए कोशिश कर रहा था। ये सब देखते हुए क्यूबा की जो गवर्नमेंट थी उसने यूएसएसआर से हेल्प मांगी, और यूएसएसआर ने क्या किया कि अपनी काफी ज्यादा मिसाइल प्लेस कर दी यूएसए के पास क्यूबा में, और इक्वेशन जो थी वो बराबर कर ली यूएसए के साथ। जैसे यूएसए ने रशिया के पास अपनी मिसाइल प्लेस की थी, वैसे ही यूएसएसआर ने यूएसए के पास अपनी मिसाइल प्लेस कर दी। यूएसए इससे काफी ज्यादा परेशान हो गया। अक्टूबर का टाइम था ये, इसलिए यूएसए ने कहा कि हम लोग अब क्या करेंगे कि नेवल ब्लॉकेट करेंगे, यूएसएसआर की सबमरीन या फिर शिप को हम लोग आने नहीं देंगे क्यूबा के पास। अब इंटरनेशनल वाटर में किसी दूसरी कंट्री के शिप या फिर मरीन्स को रोकना, नेवल ब्लॉकेट लगाना, ये कोई कंट्री तभी करती है जब उसकी वॉर शुरू हो चुकी हो। ये एक तरीके से एक्ट ऑफ वॉर है। यूएसएसआर के उस समय के जो लीडर थे क्रुश्चेव, उनने लिखा भी इसके बारे में जॉन एफ कैनेडी को कि ऐसा मत करो, ये तरीके से एक्ट ऑफ वॉर है, इसके परिणाम आगे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन ये नेवल ब्लॉकेट बना रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक सबमरीन यूएसएसआर की यहाँ पर प्लेस थी जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल था, और यूएसए ने उस सबमरीन को सरफेस पे लाने के लिए उसके पास एक छोटा सा धमाका किया। ये जो सबमरीन थी इसका कम्युनिकेशन उतना अच्छा था नहीं अपनी कंट्री के साथ, इसीलिए यहाँ के जो ऑफिसर्स थे उनको लगा कि वॉर की शुरुआत हो चुकी है, और इसीलिए इन लोग ने सोचा कि अब हम लोग को न्यूक्लियर मिसाइल को फायर कर देना चाहिए। 3 ऑफिसर्स की परमिशन जिसके लिए चाहिए थी, जिसमें से 2 सीनियर ऑफिसर ने परमिशन दे दी, लेकिन जो तीसरा ऑफिसर था उसने रिजेक्ट कर दिया, और ऐसा कहा जा सकता है कि ह्यूमैनिटी को सेव कर लिया। क्योंकि इस मिसाइल का यूज का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, इसके बाद यूएसए भी नहीं रुकता, वो भी अपनी मिसाइल फायर कर देता। इसका अंजाम क्या होता फिर उसके बाद आई डोंट थिंक मेरे को बताने की जरूरत है। 13 दिन का पूरा ये क्राइसिस था। 16 अक्टूबर 1962 से लेके 29 अक्टूबर 1962 तक ये चला, जिसके बाद फिर दोनों कंट्रीज ने मिलकर ये बात की कि हम लोग अपनी अपनी मिसाइल विड्रॉ कर लेंगे। यूएसए ने कहा कि हम लोग टर्की और इटली से अपनी मिसाइल हटा लेंगे, और यूएसएसआर ने कहा कि हम लोग ठीक है क्यूबा से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। फाइनली 20 नवंबर 1962 को यूएसए ने जो अपनी ब्लॉकेट है वो भी खत्म कर दी। मैं इसके बारे में आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि इस बीच इंडिया के साथ क्या हुआ। अब हुआ क्या कि इस बीच चाइना को ये पता लग गया कि यूएसएसआर जो है वो अपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में इन्वॉल्व है, इसलिए वो इंडिया को अपनी मदद नहीं भेज सकता। इसीलिए इस चीज का फायदा उठाया चाइना ने, और चाइना ने 20 अक्टूबर 1962 को अटैक कर दिया इंडिया पे, जिसके बाद इंडिया और चाइना का 1962 का वॉर शुरू हो गया। चाइना ने इसके बाद इंडिया की टेरिटरी पे भी कब्जा कर लिया, और 20 नवंबर 1962 को 2 चीज हुई। एक तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूरी तरीके से खत्म हो गया, और इसी दिन यूनिलैटरली चाइना ने सीज फायर अनाउंस कर दिया इंडिया के साथ। हालांकि इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग आर्गुमेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि चाइना डर गया कि अब यूएसएसआर इंडिया को मदद भेज सकता है, इसलिए उसने सीज फायर अनाउंस कर दिया, और कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि यूएसएसआर बिल्कुल भी इससे इन्वॉल्व नहीं है। वो अगर चाहता तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद भी इंडिया को हेल्प भेज सकता था, लेकिन क्योंकि इंडिया यूएसएसआर के उस समय उतना ज्यादा क्लोज नहीं था और यूएसए की मदद कर रहा था तिब्बत कॉज को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए यूएसएसआर ने इंडिया की हेल्प नहीं की। तो अलग अलग लोगों के व्यूज है, अलग अलग आर्गुमेंट है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि यूएसएसआर या फिर आज के टाइम में रशिया कह लीजिए, इस एरिया में इंडिया के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित होता है हर समय। चाहे वो 1962 के वॉर में उसका बिजी होना हो गया, या फिर 1971 में इंडिया को सपोर्ट भेजना हो गया, जिसके बाद इंडिया ने अकेले कई वेस्टर्न कंट्रीज को, पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रही थी उनको हराया था। इसीलिए रशिया को सपोर्ट करके एक तरीके से रशिया के न्यूट्रलिटी इंडिया ने इंश्योर कर दी। अब हालांकि अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, ये तो हम लोग को वक्त बताएगा कि ऐसा किसी क्राइसिस होता है फ्यूचर में तो उसमें रशिया न्यूट्रल रहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत हद तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अब रशिया एटलीस्ट न्यूट्रल रहेगा अगर इंडिया की मदद नहीं करेगा तो। इसीलिए इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड जारी रखा, ना सिर्फ जारी रखा बल्कि बढ़ाया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बढ़ते हुए ट्रेड के लिए जो पेमेंट होगी वो कैसे की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है। स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके पहले बड़ी आसानी से रशिया के साथ ट्रेड हो जाता था, डॉलर ट्रांसफर हो जाता था
था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, लेकिन अब तो रशिया उसमें है नहीं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है, ये देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम आखिर काम कैसे करता था। दरअसल होता क्या था कि मान लो इंडिया का कोई बायर है, वो रशिया के किसी सेलर से कोई सामान मंगाना चाहता है। इंडिया के बायर्स का नाम है मान लीजिए राहुल, और रशिया का जो सेलर है उसका नाम है व्लादिमीर। राहुल ने सामान मंगाया व्लादिमीर से, अब इसको पेमेंट करनी है इस सामान के बदले में। ये क्या करेगा, ये इंडिया में किसी बैंक के पास जाएगा, चाहे वो इंडिया की ही बैंक हो, चाहे ओवरसीज बैंक इंडिया में स्टेब्लिश हो, जो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और जो स्विफ्ट सिस्टम से जुड़ी हुई है। अब ये जो बैंक है, इस बैंक का अपना बैंक अकाउंट होगा यूएसए के किसी बैंक में। यूएसए में यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो पेमेंट होगी ये डॉलर में ही होगी। रशिया डॉलर में ही एक्सेप्ट करेगा पेमेंट इंडिया से। पहले की ये बात है, सैंक्शन लगने से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं कि स्विफ्ट सिस्टम कैसे काम करता था। राहुल क्या करेगा कि जो पेमेंट होगा वो रुपए में बैंक को ट्रांसफर कर देगा, और ये बैंक क्या करेगा कि यूएसए के जिस बैंक में इसका बैंक अकाउंट है उस बैंक को कहेगा ये कि आप मेरे अकाउंट में से इतना पैसा काट लो, इतना पैसा मेरे को मिल चुका है। ये एक तरीके का बस मैसेज भेजेगा कि इतना पैसा आप काट लो, इतना पैसा ट्रांसफर करना है रशिया में इस पर्सन को। यूएसए का बैंक ऐसे ही करेगा, और फिर क्या होगा कि ऐसे ही रशिया का भी बैंक होगा जिस बैंक का बैंक अकाउंट यूएसए के किसी बैंक में होगा। हो सकता है ये सेम यूएसए का बैंक हो या फिर दूसरा बैंक हो कोई यूएसए का। तो ये जो पैसा ये बैंक काटेगा वो क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा उस रशिया के बैंक अकाउंट में। उसके बाद रशिया के बैंक को रशिया में जो है उसको मैसेज मिल जाएगा कि आपको इतना पैसा डॉलर के फॉर्म में रिसीव हो गया है, और ये बैंक फिर क्या करेगा कि रूबल के फॉर्म में व्लादिमीर जो है उसको पेमेंट कर देगा। तो ये एक तरीके से आप लोग देख सकते हैं इस दोनों प्रोसेस में सिर्फ मैसेज ट्रांसफर हुआ है, पैसा जो है ये ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जो पैसा होता है इसका रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करके रखा जाता है और एंड में इसका सेटलमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितने इंपोर्टर या फिर जितने एक्सपोर्टर सामान मंगा रहे हैं हर बार एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डॉलर जाएगा, नहीं, पूरा अकाउंट मेंटेन करके रखा जाता है और एंड में इसका सेटलमेंट कर लिया जाता है। और ये जो स्विफ्ट सिस्टम है वो एक तरीके का मैसेज सिस्टम ही है। ये जो मैसेज ट्रांसफर होता है ना, ये काफी ज्यादा सिक्योर्ड और बहुत ज्यादा टेक्निकल वे में ट्रांसफर होता है, इसी के लिए ये स्विफ्ट सिस्टम बनाया गया है। लेकिन अब क्या हुआ है कि रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया है, इसीलिए इसमें दिक्कत आ रही है। नाउ यू मे आस्क वेट अ सेकंड हियर, क्या आरबीआई ने ये अलाउ नहीं कर दिया था एक्सपोर्टर्स को कि वो इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफ ट्रेड जो है उसको रुपए में भी कर सकते हैं? यानी कि जो काम आज तक डॉलर का इस्तेमाल करके किया जा रहा था उसको रुपए में भी किया जा सकता है। ऐसा किया था आरबीआई ने। लेकिन होता क्या है ना कि डॉलर का इस्तेमाल करके जब तक ट्रेड हो रहा था तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रशिया को जो डॉलर मिलता सेटलमेंट के बाद वो रशिया इस्तेमाल कर सकता था दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में, क्योंकि सारे ट्रेड डॉलर्स में ही हो रहे थे। या फिर रशियन बैंक का जो बैंक अकाउंट था यूएसए के बैंक में, उसमें जो डॉलर पड़ा था उसका इस्तेमाल रशिया कर सकता यूएसए की गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोनों तरीके से रशिया यूज कर सकता था। लेकिन अब क्या है कि रुपए में जो कि ट्रेड हो रहा है, रुपए में ट्रेड होना शुरू भी हुआ था, दिसंबर में पहला सेटलमेंट हुआ था रुपए में इंडिया और रशिया में। लेकिन अब रुपए में जो ट्रेड होना शुरू होगा उसके बाद क्या होगा कि रुपए में तो सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करेगा रशिया, ऐसा तो है नहीं कि बाकी कंट्रीज के साथ भी रुपए में ट्रेड कर रहा है। इसलिए रुपए जो उसके पास एक्यूमुलेट होगा उसका आखिर रशिया करेगा क्या, क्योंकि दोनों कंट्रीज में जो ट्रेड बढ़ा है वो ट्रेड बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। टोटल 27 बिलियन का ट्रेड हुआ है अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 के बीच में, जिसमें से 25 बिलियन का रशिया ने एक्सपोर्ट किया और सिर्फ 2 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। तो आप लोग खुद ही सोचो इसकी वजह से कितना ज्यादा रुपए एक्यूमुलेट हुआ होगा रशियन बैंक के पास। और दिसंबर में पहला सेटलमेंट भी हुआ है रशिया के साथ रुपए में, तो रशिया के फॉरेक्स रिजर्व में भी कितना ज्यादा रुपए जो है वो एक्यूमुलेट हुआ होगा, जिसका इस्तेमाल करके वो दूसरे कंट्री से ट्रेड कर नहीं सकता। और इंडियन बैंक में जो उसका रुपए पड़ा है उसमें वो उतना आसानी से गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर नहीं सकता, क्योंकि रेगुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है। तो आखिर वो करेगा क्या इसका? इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए विकल्प खोजे जा रहे हैं, कई ऑप्शन खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि रुपए में ट्रेड ना करके चाइना की युआन में या फिर यूएई की दिरहम में ट्रेड किया जाए। जिनके साथ भी रशिया का ट्रेड है उनके साथ उस ट्रेड में ये करेंसी वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि रशियन बैंक में जो इंडियन रुपीस पड़े हैं उसका इस्तेमाल करने दिया जाए, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में पीएलआई स्कीम के अंदर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर अलग से सोवरन बॉन्ड इशू किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से रशिया के लिए, जिसमें ये उसको प्रॉमिस किया जाए कि जब ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब ये बॉन्ड हम लोग आपसे वापस खरीद लेंगे। या फिर पीएसयू में रशिया को स्टैक देने की बात कहा जा रहा है, जो कि टर्मिनेट कर दिया जाएगा एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली जाती है तो, यानी कि रशिया के ऊपर से सैंक्शन हट जाता है या फिर दूसरी करेंसी ये लोग ढूंढ निकालते हैं और उसमें ट्रेड करने के लिए एग्री कर जाते हैं। तो इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है कि दोनों मिलके एक जॉइंट वेंचर खोले जिसमें रशिया भी रुपए में इन्वेस्ट करेगा और इंडिया भी रुपए में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके के ऑप्शन जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं, और रशिया का ये कहना है कि जल्दी से ये पेमेंट करना चाहिए इंडिया को, नहीं तो फ्यूचर में जो डिलीवरीज हैं उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, जाहिर सी बात है उसने जो सामान दिया है उसके बदले में पैसा वो मांगेगा ही, और खासकर से उस टाइम पे जब उसकी
उसकी इकोनॉमी खुद ही बहुत ज्यादा डाउन है। तो ये सब जो इशू है वो मंडरा रहा है और ये जो कंसर्न है कोई छोटा मोटा कंसर्न नहीं है, बहुत बड़ा कंसर्न है। ऑलरेडी इस तरह की न्यूज आ रही है कि जो रिफाइनर्स है इंडिया के उनने यूएई के दिरहम में पेमेंट करना शुरू कर दिया रशिया को। तो जल्दी से इस इशू को सॉल्व किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी इस तरह की भी न्यूज़ें थी कि 35 कंट्रीज जो है वो रुपए में ट्रेड करना चाहती है इंडिया के साथ। तो इंडिया को चाहिए कि इन सारी कंट्रीज को एक साथ लेके आए और एक मिल के ये लोग नया सिस्टम क्रिएट करे ताकि आसाम से ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाए, नहीं तो इसका असर पड़ेगा पूरे ट्रेड पे और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पे। बाकी इतना ही था गाइस इस वीडियो में। मैं इस वीडियो को यहाँ पर करूंगा खत्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।